Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and today the lecture is 31. Okay, as you all know that before we discuss our today's topic of discussion, let us have a brief reflection of our previous lecture. Okay, in our previous lecture we talked about budgets. What is a budget? What is the importance of budget? And then why we need to have a budget in our organization. And then we talked about taxation system, and then we talked about different types of taxations, and then we talked about different researchers and philosophers, what they say about taxation system. So we talked about different principles of good taxation system and things like that in our previous lecture. So what is a budget? Of course, we talked about budget, like for example, in every organization we have a budget. And what budget means? It means that it shows us the picture where the organization is heading to. Organization आपकी move किस तरफ को कर रही है? Like for example, in every organization we have different type of resources: human, financial, physical, and information. So in चारों रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है और उनकी जो बेटर यूटिलाइजेशन है विद द हेल्प ऑफ बजट वी कैन डू दैट. एंड ऑफ कोर्स हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हाउ वी नो दैट कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस किया है, हाउ वी नो दैट कि कितना उनको एलोकेट करना चाहिए. सो बजट एंश्योर्स दैट कि कितनी एलोकेशन आपने हर डिपार्टमेंट को, हर इदारे को करनी है, एंड देन उस एलोकेशन के अगेंस्ट उनके जो एक्सपेंस हैं उन्होंने क्या किए हैं, और क्या आप कोई अंडर यूटिलाइज तो नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर रहे. सो अ गुड फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एंश्योर्स ऑल दीज थिंग्स. नाउ जैसे एक घर का आप अपना बजट बनाते हैं कि घर के अंदर आपकी इनकम क्या है. डेफिनेटली जब आप अपने घर का बजट बना रहे हैं तो आप देखते हैं कि इनकम क्या है, और इनकम के हिसाब से ही आप अपने घर का बजट बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, आप एक शर्ट परचेज करने के लिए जा रहे हैं मार्केट, तो शर्ट को जब आप परचेज करने जा रहे हैं तो आपका एक बजट है कि जी मेरी परचेजिंग पावर इतनी है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 200 रुपये हैं या 300 रुपये हैं, तो मैंने जो शर्ट लेनी है वो विद इन 300 रुपीज़ होनी चाहिए. इसी तरह से जब आप अपने बजट की बात करते हैं घर की, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी इनकम क्या है. इसी तरह जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना बजट बनाती है तो डेफिनेटली वो देखती है कि हमारी इनकम क्या है, और गवर्नमेंट के लिए इनकम के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट जो टैक्सेस हैं वहाँ से गवर्नमेंट अपनी इनकम जनरेट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर डायरेक्ट टैक्सेस. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए अपनी इनकम जनरेट करती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो अर्निंग्स हैं, हम जो सैलरी जो अर्न करते हैं, मुख्तलिफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहाँ से सैलरी अर्न करते हैं, सो एट सोर्स जो गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स, और बिफोर वी गेट दैट सैलरी, वो सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होने से पहले डायरेक्ट टैक्स उसमें से माइनस कर लिया जाता है. सो जब हम कंपैरेटिवली इसका जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, सो डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना आसान है गवर्नमेंट के लिए, और इट इज़ अ चीपर वे कि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक डाटाबेस है, उनको मालूम है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं. सो एक सिस्टम बना हुआ है, और सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली वो तमाम जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो माइनस हो जाते हैं बिफोर द एम्प्लॉयज गेट द सैलरीज. वी आल्सो टॉक्ड अबाउट अनदर टैक्सेशन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से जाके आइसक्रीम लेते हैं, तो जब उस आइसक्रीम को जब आप उसकी अमाउंट को अगर आप देखें जो उसके ऊपर लिखी हुई है उसके पैकेट के ऊपर, तो वहां पे एक प्राइस लिखी होगी, दिस इज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम, लाइक फॉर एग्जांपल 20 रुपीज, प्लस उसमें लिखा होगा सेल्स टैक्स. सो दैट सेल्स टैक्स इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स.
तो कंज्यूमर्स जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, बट मोस्टली जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स को उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। देन गवर्नमेंट के और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है जहाँ से वो टैक्सेस लगा के वहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट कस्टम ड्यूटीज़, कि जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से जो प्रोडक्ट्स आप लेके आ रहे पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं या मंगवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कार्स अगर दूसरे मुल्क से लेके आते हैं या उसको इंपोर्ट करते हैं तो यू नीड टू पे द कस्टम ड्यूटी। एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर आप अपने पर्सनल लगेज में भी अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा आप सामान लेके आते हैं या कोई ऐसी इक्विपमेंट मशीनरी लेके आते हैं तो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक डेफिनेटली पहले से एक लिस्ट बनाई होती है कि कौन कौन से आइटम्स के ऊपर टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी है, तो वो जो एक्साइज और कस्टम ड्यूटी है वो पहले से तय होती है, तो वो आपने पे करनी है। तो इन दिस वे या गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज कर रही है। सो गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ सोर्सेज हैं इनकम के जहाँ से वो टैक्सेस के ज़रिए गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मनी और उसको वो इनकम जो है वो जनरेट कर रही है। नाउ जब हम देखते हैं कि टैक्सेस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, सो व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई टैक्सेस आर देयर इन पाकिस्तान। So of course, government is providing social welfare to the people of Pakistan. Government is एक employment generate कर रही है। Government bridges जो हैं वो construction की जा रही है, roads construct की जा रही हैं, मुख्तलिफ like for example social welfare के काम किए जा रहे हैं, जो needy लोग हैं उनकी help की जा रही है। सो इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट अपने आप को रन करने के लिए गवर्नमेंट को इनकम की ज़रूरत है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को पीपल ऑफ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट नीड मनी। एंड ऑफ कोर्स ये तमाम पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा टैक्सेस जो हैं वहाँ से गवर्नमेंट अर्न कर रही है और फिर आगे उसको स्पेंड कर रही है। यहाँ पे हमने एडम स्मिथ के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जो एडम स्मिथ ने दिए कि हम किस तरह से जो गुड प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ देयर शुड बी इक्वालिटी व्हेन यू आर चार्जिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, देयर शुड बी इक्वालिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर दो लोग उनकी अर्निंग सेम है, उनका फैमिली साइज सेम है, तो गवर्नमेंट शुड चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम दोज टू पर्सन्स। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों पर्सन से आप डिफरेंट टैक्स ले रहे हैं, एक से ज्यादा ले रहे हैं, एक से कम ले रहे हैं। सो इक्वालिटी शुड बी देयर एंड देयर शुड बी लाइक फॉर एग्जांपल अनबायसनेस, कि कोई पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग का मामला ना हो। सो जितना फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो बहुत ज्यादा रिच है, वो ज्यादा उसकी अर्निंग है, उसकी वेल्थ ज्यादा है, तो उस हिसाब से उसे आप टैक्स लेंगे, ज्यादा टैक्स आप उसको चार्ज करेंगे। और एक कंपैरेटिवली एक पर्सन की इनकम कम है और उसके पास वेल्थ कम है तो आप उसको कम टैक्स चार्ज करेंगे। तो गवर्नमेंट रोल शुड बी हियर एज अनबाइस्ड। एंड देन we talked about different usage of these taxes in our previous lecture. Of course, इन taxes को different purposes के लिए यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ करंट प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक फंड्स एलोकेट करती है, लाइक फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन कर सकें। इसी तरह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि जो फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं, जो फ्यूचर को आप फोरकास्ट करके कि आने वाले दिनों में आपने उसके लिए आप जो स्पेंडिंग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं या एक फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको मजीद क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं, उनको सामने रख के आप अपना एक प्लान डेवलप करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
Now we move on towards our today's topic of discussion, and we continue our discussion on administrative control and talking about the internal control. So in internal control mechanisms, these are the methods which are used, and the first one is administrative process. In a parliamentary system, cabinet stands at the apex of the executive. So Prime Minister directs the ministers who are in charge of their respective departments and are responsible for the efficient working to the cabinet and minister. So this is really very important, that we need to look at the internal control. कि पाकिस्तान में internal control कैसा है, what is the major function of cabinet, and then what are the major functions of prime minister, then ministers, and then their departments. So there is an internal control mechanism, because there is an accountability factor, because there is cabinet, prime minister, minister, department. So there is an accountability factor here. There is a reporting hierarchy here when you look at it. The whole working of the departments are reviewed by the prime minister and his or her cabinet. So this is really very important, that कि जो तमाम working है तमाम departments की in Pakistan, that is reviewed by the prime minister and his cabinet. Now here the next point here is we have a hierarchy in order. Every administrative department is arranged on scalar pattern, and executives are organized in an hierarchy, in an order. So there is when we talk about hierarchy, of course in the public sector of Pakistan, there is a vertical organizational hierarchy. There are channels, like for example, there is a reporting relationship, like who reports to whom. So when we talk about the public sector of Pakistan, like for example, we have the different grades, like we call it BPS, basic pay scale. So a person at the bottom is answerable to his boss or manager or supervisor, and the manager is accountable to the higher level, and the higher level is answerable to then higher level. So the low management is answerable to the middle management, and middle management is answerable to the top management when we talk about the public sector of Pakistan. So executives are linked with superior subordinate relationship with clear authority and responsibility. तो जब हम बात करते हैं different organizations of Pakistan की, कि these executives they are linked with superior subordinate relationship hierarchy. So there is a clear authority and responsibility कि हर designation के साथ क्या authority है और क्या responsibility है, because higher the responsibility, higher the authority. So authority or responsibility, they have a very close relationship. They are accountable to their respective superiors for their actions and dealings. So whatever you do in your office, you are accountable. आप जो भी actions लेंगे, आप जो भी decisions लेंगे, you are answerable to your respective superiors. For example, अगर आप expanding करते हैं, आप कोई भी expense करते हैं अपने office में, तो you are answerable to your superior. कि सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि have you taken the financial and administrative approval? This is really very important, क्योंकि अगर आपके पास financial और administrative approval नहीं है और आपने expense कर दिया है, so that becomes a big problem for you, because without having the approval from the competent authority, आप expense नहीं कर सकते. या otherwise अगर आपको पहले से allow किया गया है, अगर आपको in writing approval दी जा चुकी है in advance, तो you can do it. Otherwise you need to take approval from the top management. So hierarchy itself a powerful instrument for monitoring subordinates behavior and for enforcing accountability.
तो ऑफ कोर्स एक मॉनिटरिंग का काम करती है ये हायरार्की, और एक बिहेवियर जो है एम्प्लॉइज का उसको मैनेज कर रही है और इन्फोर्स कर रही है अकाउंटेबिलिटी को. So these are the major benefits of having a good hierarchy in the organization. So let us discuss these points one by one. Like for example, hierarchy का एक major benefit हमें नजर आ रहा है कि it monitors subordinate behavior. कि जो subordinate का जो behavior है, like for example, this is really very important, कि जो हमने previous lectures में बात की थी कि we need to go for positive changes. And the most important change we need in the public sector of Pakistan is having the positive attitude and behavior of the persons who are working in the public sector of Pakistan. So, hierarchy इस चीज को ensure कर रही है कि subordinate का behavior वही है expected जो उसको पहले आपने communicate किया हुआ है. तो हमारी जो standard operating procedures हैं, क्या उसको follow किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जो हमारा एक expected behavior है employee का, उसको इंश्योर करने के लिए hierarchy has a very important role here, because there is a reporting relationship. You are accountable. That is another benefit of having a good hierarchy in the organization. कि एक accountability है कि whatever you do, you are accountable. And so this accountability can improve the performance, because every employee knows that he or she is accountable. So when you know in advance that you will be held responsible for your actions, so of course you improve your actions and you improve your performance. Next point is annual confidential reports, a very important aspect here. The superior officers prepare annual confidential reports, and we call it ACRs, of their subordinates every year. Now you look at it again please. ACR, it stands for annual confidential report. So annual, it is written annually, so it's confidential, and of course you present it in a report format. The work of whole year of each public servant is evaluated or assessed. Now जब हम बात करते हैं annual confidential reports की, तो let us discuss कि what is the procedure in the public sector of Pakistan. Now these days we also call it performance evaluation reports. So there is a procedure. Like for example, employees को कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपनी एक self assessment report दें कि आपने इस साल में प्रेजेंट ईयर जो आपका है एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक फॉर एग्जांपल दिसंबर में या एंड ऑफ दिसंबर, जो हर ईयर के एंड में आप अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि अपनी एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दें कि आपने पूरे साल में क्या किया. नॉर्मली एक प्री डिजाइंड प्रोफार्मा जो है वो एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है. उसमें उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पहले से लिखी हुई होती हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट एम्प्लॉय को ये कम्युनिकेट करना होता है इन राइटिंग कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, या उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द एंटायर ईयर. सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आपने बना ली, उसको फिर आप सबमिट करवाते हैं अपने सुपीरियर को. आपका सुपीरियर जो है उसके पास एक अनदर परफॉर्मा है जिसके ऊपर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर उसको अटैच किया जाता है. उस परफॉर्मा में एक रेटिंग स्केल है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है. तो डिफरेंट रेटिंग स्केल्स आर देयर. नाउ एम्प्लॉयज को देखा जाता है कि जो एक्सीलेंट परफॉर्मर्स हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल जो डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन थी एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय से, अगर तो वो उससे एक्सीड कर जाता है एम्प्लॉय, तो उसको जो एक्सीलेंट रेटिंग दी जाती है. ऑन द अदर साइड, अगर एम्प्लॉय सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है तो वो उसको गुड रैंकिंग दी जाती है. और अगर एम्प्लॉय कभी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और कभी मीट नहीं करता,
तो उसको सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग दी जाती है, और जो एम्प्लॉई स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मीट नहीं करते उनको अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग जो है वो दी जाती है। सो दिस इज अ प्रोसीजर। उसमें मुख्तलिफ जो मेजर पॉइंट्स जो ACRs में पूछे जाते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आप कि एक साल के अंदर आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी, आप सबसे पहले उनको इन राइटिंग कम्युनिकेट करें। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट आप बताएं कि आप उसको मेजरेबल टर्म्स में बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने की। एंड देन एक एनालिसिस होता है जो आपका सुपीरियर जो है, आपका बॉस जो है, आपका ओवरऑल कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो आपकी ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ वो ये भी देख रहा होता है कि आपका ओवरऑल कैरेक्टर कैसा रहा, आपका ऑनेस्टी लेवल क्या है, आपका ट्रस्ट लेवल क्या है, आप का एटीट्यूड बिहेवियर कैसा है ऑफिस में, डिसिप्लिन के मामले में आप कैसे हैं, आप बहुत एक्सीलेंट हैं या गुड हैं या पुअर हैं या सेटिस्फैक्ट्री हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो तमाम एरियाज को ऑब्जर्व करने के बाद उसको एक टिक किया जाता है कि एम्प्लॉयर जो आपका सुपीरियर है वो उसको टिक करता है, और आपका सुपीरियर देन अपने सुपीरियर को भिजवाता है फॉर फाइनल सिग्नेचर्स। और ACR फाइनल सिग्नेचर होने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, जहाँ पे आपकी मास्टर फाइल के अंदर उनको लगा दिया जाता है। और जब so let us discuss that what are the major purposes of ACR. So the major purpose of ACR in most cases is like for example promotion के decisions को देखा जाता है कि कौन से employees हैं जिनकी performance बहुत excellent है और उनको they are eligible for promotion, उनको promote किया जाता है। उसके साथ साथ training and development needs के what are the areas that needs improvement, क्योंकि ACR के अंदर जो सुपीरियर है, आपका बॉस है, वो आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उस पर कम्युनिकेट करता है इन राइटिंग। तो ACRs कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉइज। लाइक फॉर एग्जांपल वी नो दैट व्हाट आर द एग्जैक्ट वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो कॉमन वीकनेसेस हैं एम्प्लॉइज की, उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लेके आते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड देन उन जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर फिर अगेन 1-to-1 डिस्कशंस होती हैं। एम्प्लॉयर जो है वो आपका जो बॉस है वो आपको एक फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स में इनवाइट करता है, जहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। और इन केस ऑफ नेगेटिव ACR व्हेन देयर इज अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, तो वो कम्युनिकेट की जाती है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि व्हाट आर द रूट कॉजेस, कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों आ रही है फॉर द एंटायर ईयर। और एम्प्लॉय को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम में आप रिप्लाई करें कि आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस क्यों थी, एंड इफ यू डू नॉट जस्टिफाई तो आपके खिलाफ एक करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। सो दिस इज हाउ द ACR वर्क्स इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज budgetary control. A budget is not only a complete policy statement of the total activities of the government, but it also reflects the aspiration of the people. The Ministry of Finance prepares budget and operations of the budgetary sanctions and appropriations. So the major role is of the Ministry of Finance when we talk about the budgetary control, because Finance Ministry they prepare the budget और they allocate resources, और वो कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि रिसोर्स एलोकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर से की जाए, कि गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो रिसोर्स एलोकेशन उनकी नीड्स को सामने रख के की जाए, उनकी एक इम्पोर्टेंस को सामने रख के की जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह पाकिस्तान के लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए। सो द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द शोल्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप
it is another means of internal control. So when we talk about leadership, leadership motivates and inspires the employees for efficiency. Of course, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि what do we mean by a good leader? Okay. A leader is a person who takes the initiative. A leader is a person who has a courage. A leader is a person who motivates. A leader is a person who is the most competent person in the organization. A leader is a person who is a guide, who is a mentor, who is a counselor. So leader is a person who can really motivate you. So you are inspired by the leader. So you may say that leader is like your role model, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, और लीडर जो आपको कह रहा है आप वो कर रहे हैं. So whenever there are leaders, there are followers, and if there are no followers, there are no leaders. So when we talk about administrative leadership, so it is another means of internal control, because leader is a person who really guides you कि क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको complete guidance दे रहा है. So it is a kind of administrative leadership control, and this is really most important effective way of internal control. Thus the morale and motivation of employees depends upon the leadership. This is really very important. When we talk about the performance improvement in the public sector of Pakistan, morale and motivation of employees depends upon the leadership. हम definitely देख रहे हैं कि हमारे जो seniors हैं, हमारे जो leaders हैं, what is their attitude? What is their behavior? How they think about the organization? वो किस तरह से काम कर रहे हैं? So जब हम अपने रोल मॉडल को, अपने लीडर को, अपने बॉसेस को हाईली मोटिवेटेड देखते हैं, और जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, वी गो टू देम एंड दे वेलकम अस एंड देन दे गाइड अस. This is what a good organization really needs. The effective leaders set examples of high standards of integrity and performance for his followers. Integrity is really very important. So leader set examples of high standards of integrity. और अपने employees की performance enhancement के लिए leader is doing his level best. A good leader is objective, oriented, and always tries his subordinates to achieve that objective. Now you see that leader has a very strong focus. A good leadership in the organization, they know really well that कि उन्होंने क्या करना है. What are the objectives? So here they talk about specific objectives. Here they talk about smart objectives. So what do we mean by smart objectives? SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. So good organizations and good leaders, they always go for smart objectives, and this is what they want from their employees. They try to bring out the best from their employees, and this is only possible if we have an ideal leader in our organization. Now talking about external control. So as you see in this slide, this is a mechanism in place as external control. Legislative control, the major instrument of public accountability, is the authority of the legislature to empower, limit, investigate, and censure the executive branch. So the legislator enacts laws, authorizes administrators to engage in quasi-legislative and quasi-judicial activities, appropriates funds for all administrative programs, and determines the general outlines of administrative organization and procedure.
So now you see that this is really very important for external control, that we should have a very strong legislative control in order to improve performance of our organizations. Next is questions. The first hour of everyday sitting of legislature is known as the question hour. Now this time is allocated for asking and answering questions. Every legislator, after giving due notice, are entitled to put questions and supplementary questions to the ministers about the state of public administration. Very important factor of accountability we see here. So ministers, they are accountable, they are answerable when these questions are asked by the legislator. So they can ask questions and supplementary questions. So jab tak these legislators are not satisfied, the ministers are responsible to satisfy them and give them the accurate answers. The ministers are bound to answer these questions. So it is not an optional thing. It is mandatory, it is compulsory that ministers, they have to answer these questions. The purpose of this question is to elicit information on the working of administrative departments. So definitely administrative departments की जो मुख्तलिफ functions हैं, जो उनकी working है, उनके ऊपर definitely questions पूछे जाते हैं. कि like for example, when we talk about Pakistan Railways, so there are so many questions in our minds as well, right? So जब हम मीडिया पे देखते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज जो है वो उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत डिक्लाइन पे जा रहा है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी बेहतर नहीं है इस वक्त. So what are the root causes? So of course the relevant ministers, जो रेलवे मिनिस्टर है, is responsible for answering all those questions and sub questions to be asked by the legislator. Next is the resolution and motions. Resolutions and motions are of two kinds. Firstly, those whose object is to censure a particular minister or government as a whole. Secondly, those which recommend some course of action to be adopted. So the first one leads to dismissal of the government or ministry, and the latter is recommendatory. Hence, it may or may not be accepted by the government. Members of Parliament are entitled to pass resolutions on matter of general public interest. So this is really very important when we talk about the role of government here. So they are responsible to watch the public interest, because if you are not watching public interest, it means that you are not performing your legal responsibilities. So this point is really very important, that all the members of Parliament, they are answerable when we talk about the general public interest. जब हम पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान में पीस की बात करते हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, जो डिफरेंट चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, being faced by the people of Pakistan, so members of Parliament, they are answerable and they are accountable. Now, talking about debates and discussions, debates or discussions in the House constitute another important means for controlling the executive. Houses perpetually go on debating one thing or other. Discussions take place over every point of a bill or budget. Like for example, June में normally we have our budget in Pakistan. Now जब ये बजट पेश किया जाता है या कोई भी बिल पेश किया जाता है, तो उसके ऊपर एक डिस्कशंस होती है, उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं.
और उन डिस्कशंस और डिबेट के बाद उस बिल को अप्रूव किया जाता है या नॉट अप्रूव किया जाता है, बजट को अप्रूव किया जाता है या नॉट अप्रूव किया जाता है, या मे बी उसमें आप एक चेंजेस सजेस्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आप सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि बजट जून में आता है तो डेफिनेटली उसको फाइनेंस मिनिस्टर नॉर्मली उसको प्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में। तो इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंटिंग दोज प्रोविंशियल बजट्स। तो जब वो बजट एक दफ़ा प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट में और प्रोविंशियल असेंबलीज में उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। सो देयर इज अ in-depth thorough debate and discussions on the budget. Each and every aspect of budget is discussed, और most possible जो एक corrective measures हैं, suggestions हैं, उनको कोशिश की जाती है कि उसको बजट का पार्ट बनाया जाए। And every motion comes under discussion in the House, and the inaugural address of the President, the budget speech, introduction of bill for amendment, introduction of new law, or introduction of motion or resolution provide opportunity for debates and discussions. तो आप किसी भी फंक्शन की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का अगर एक स्पीच है, बजट स्पीच है, एक बिल अमेंडमेंट के लिए आप लेके आए हैं, कोई नया लॉ आप पास करवाना चाहते हैं, या आप कोई नया रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, सो इसको पहले डिस्कशंस के लिए लेके आते हैं, उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, थारो डिस्कशंस होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, एंड देन उसको अप्रूव या नॉट अप्रूव किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कमिटीज ऑफ लेजिस्लेचर, legislatures are unwieldy bodies and cannot meet for the whole of year. Hence, they appoint committees of their own members who are specialists in their sphere of activity and keep constant watch over administration. तो अब क्या करते हैं कि कमेटीज बना दी जाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लेजिस्लेटर्स हैं, they cannot meet for like all year, they cannot have meetings. So what they do is they form committees जिसमें वो अपने members को उसमें include करते हैं, and then those members, they are the specialists, और उन specialists की मदद से they keep an eye on the functions of administration. These committees gather a lot of material, hear expert evidences, and frame conclusions. Again, the major responsibilities of these committees made by the legislators are, the first thing is they gather required data. They go for secondary and primary data collection. They ask for expert advice, and of course based on the primary and secondary data and based on the expert advice they frame conclusions. So this is really very important that these committees are not making decisions on their own. So when we look at the functioning of these committees look like an open system. So in open system and closed system, how do we differentiate? Closed system organizations are those organizations who depend only on the feedback from within the organization, whereas open system organizations, जहाँ ये हम देख रहे हैं कि committees are like open system organizations. So these committees have a open system here. So they depend on the feedback from within the committee, and at the same time they also get the feedback from outside the committee as well. So when they combine the internal and external feedback and expert advice, of course, they move towards a better conclusion. Now, talking about such conclusions which are formed in the form of recommendations which correct the tone of administration by improving efficiency and quality of work. Now, this is really very important.
कि कमेटी कुछ सजेशंस लेके आ रही है, कंक्लूजन वो लेके आए, कंक्लूजन की मदद से दे डेवलप सर्टेन रिकमेंडेशंस। और वो रिकमेंडेशंस के पर्पसेस क्या हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस इज दे वांट टू करेक्ट द टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे वांट टू bring positive changes in the attitude and behavior of administration, first thing. And they also suggest for bringing efficiency and effectiveness and quality of work. So these is really very important when we talk about the role of these committees. Civil service responds immediately to the recommendations of such committees because they know that their opinions are of experts and backed by the full house. Now this is really very important that the civil service, they know that कि जो भी recommendations इन committees ने दी हैं उसके ऊपर immediately उन्होंने positive response करना है, क्योंकि इन committees की जो recommendations हैं ये उन्होंने based on expert opinion, based on primary and secondary data दी हैं। एंड इसके साथ साथ इन एडिशन ये जो रिकमेंडेशंस हैं दीज आर बैक्ड बाय द फुल हाउस। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड हियर वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू these methods. The first one is policy making. The executive, along with his cabinet, control the administration through policy making. So all important policy decisions are taken by the cabinet. Now this is really very important कि जो policy decisions हैं वो cabinet ले रही है, और cabinet means all the ministers. So all the ministers headed by Prime Minister, they are taking all policy decisions. The departments carry on their day-to-day business within the policies laid down by cabinet. Okay, this point is really very important here that कि पाकिस्तान में जो भी businesses हैं, जो भी organizations हैं, it is mandatory for them कि वो उन तमाम policy decisions को उसको obey करें जो कि इन cabinet meetings में जो decide हुए हैं। So this is really very important. So this improves the overall functioning and performance of the organizations. The next point when we talk about administrative control is budgetary system. It is the main responsibility of the chief executive to prepare budget and to present it to the legislator. After the approval by legislature, the chief executive implements it through the allocation of funds among various departments and controls it by proper utilization of funds. So now you see that this is really very important when we talk about the budgetary system. So it is the major responsibility of the chief executive, number one. And then after approval by the legislator, the chief executive implements it and allocates funds to different departments as per their needs. And it is also be noted here that we are talking about the proper utilization of funds, because every department and every organization, they need to justify, they need to fully utilize the funds. So if those different organizations, if they do not fully utilize those funds, or if they do not justify the utilization of those funds, this is of course unacceptable. Next is recruitment system. The third system of executive control works through recruitments of public personnel. This is usually placed in the hands of an independent recruiting agency like Public Service Commission. तो जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, तो वी आल्सो टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट सिस्टम कि पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है पब्लिक सेक्टर में उसका क्या मैकेनिज्म है. सो हेयर वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग एजेंसी
like Public Service Commission. Now, Public Service Commission is an independent agency, recruiting agency, जो के independently काम कर रही है. So, Public Service Commission make independent decisions. What they do is they have a team of experts. Like for example, in every recruitment selection process, they have a team of experts who do that, conduct interviews, conduct tests, and then make their decisions without any bias. So this is really very important, that in order to bring, most competent persons in the public sector of Pakistan, the role of Public Service Commission is the most important. And here I will add one more thing here, that if we want to improve the organizational effectiveness, we need to improve our recruitment method. And recruitment mechanism should be as per international standards. So in this way, we ensure that we recruit the right person for the right job. Because if we are unable to match the person with the right responsibilities, so what will happen? Of course, if you are selecting wrong persons in your organization, of course, that will decline your performance. That will, of course, you will be doing more expenses without any benefits. Because, of course, when you hire a person, when you recruit a person, so you give salary to that person. So it's become a liability. And once you hire a person, of course, in government service, so it is not easy to fire that person, because there is a certain mechanism, procedure involved. So as a proactive manager, this is really very important that at the first place you ensure that you are hiring the right person. So for this, you need to give training to the people who are taking interviews. So there should be trainings of interviewers as well, who should know that how to recruit the best persons for the different public sector organizations in Pakistan. Now we continue our discussion on administrative control. Now I'm going to discuss the judicial control. Judiciary is one of the important external agency which exercises control over administration. तो पाकिस्तान में जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जुडिशरी जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, वो राइट डायरेक्शन में हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकरेक्ट डिसीजन लेती है, कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो लॉ की वायलेशन है, सो जुडिशरी कैन इंटरवीन, जुडिशरी कैन come in and then of course exercise its power to stop that decision. So for accountability of administration, judiciary has a very important role here as an external agency. By judicial control means the power of courts to keep the decisions and acts of administrative officials within the bounds of law. Now this is a very important role of judiciary कि जो boundaries हैं law की, कि like for example हर government organization के लिए एक boundary है, उस boundary से बाहर वो organization नहीं जा सकती, laws को violate नहीं कर सकती. Like for example हम अगर बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की recruitment की, तो when we are hiring people for the government sector of Pakistan, so there is a set criteria, there is a set eligibility criteria. So you cannot relax that criteria in order to adjust your, those persons whom you like. So any organization that violates the existing laws, judiciary can of course stop that process and judiciary can take necessary corrective measures.
The main purpose of judicial control is to determine the constitutionality and legality of administrative acts of public administrators, and thus to protect the rights and liberty of citizens from the wrongful acts of government officials. So this is another very important major part of judicial control. Now we move our discussions on audit. Now let us see the different definitions of audit. Now the first one is, it is an examination and verification of companies' financial and accounting records and supporting documents by a professional. Now जब हम बात करते हैं ऑडिट की, तो ऑडिट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जामिन एंड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं कि उसके जो उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, उसकी जो तमाम डिटेल है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर एग्जांपल परचेजिंग की है, तो क्या उसकी नेसेसरी अप्रूवल मौजूद है, जो परचेजिंग की गई है उसका कितना एक व्हाट वाज द हाईएस्ट लाइक एक बाउंड्री उसकी डिफाइन क्या की गई थी, क्या उसको वायलेट तो नहीं किया गया. अगर परचेज किया गया है तो क्या परचेज कमेटी अगर एज पर लॉज अगर रिक्वायर्ड थी तो क्या वो कमेटी ने डिसीजन लिया या इंडिविजुअल डिसीजन तो नहीं लिया गया. सो थिंग्स लाइक दैट. सो ऑडिट दे एग्जामिन एंड वेरीफाई कि जी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉइज़ ने ट्रैवल किया है, टीएडीए उन्होंने अर्न किया है, तो टीएडीए जब उन्होंने उसका उनको पेमेंट हुई है टीएडीए की, तो क्या जो एम्प्लॉई है उसने टीएडीए फॉर्म जमा करवाया है कि नहीं, उसके साथ जो उसने मुख्तलिफ रिसीट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए हैं कि नहीं. सो दोज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड. And if those supporting documents are missing, it means that a violation of law is there, and then audit has the full right to take corrective measures. It is a formal examination of an organization's accounts or financial situation. तो एक formal examination है. So this is not informal, this is formal examination. So it's extremely serious activity कि उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अकाउंट्स और जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है कि जो भी इन्स एंड आउट्स हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या हैं, उनकी ओवरऑल इनकम क्या है, और इसी से रेलेवेंट जो उनके फंक्शंस हैं उनकी ओवरऑल एक एनालिसिस जो है दैट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट. एंड ऑडिट में आल्सो इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अवार्ड terms, laws, regulations and policies after transactions are made. So this is really very important कि compliance को देखना है कि जो law compliance is there or not, regulation compliance is there or not, policy जो है उसकी जो transactions जो हैं as per policy हैं कि नहीं. So this is again major responsibilities of audit. Now we continue our definitions of audit. Another is, it is the examination of some or all of the following items. When you look at this slide, the first one is document, records, reports, systems of internal control, accounting procedures, and other evidence for one or more of the following purposes. An examination and verification of a company's financial and accounting records and supporting documents by a professional. So this is really very important कि जब आप एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आप एग्जामिन कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल उसको चेक करेगा, एक प्रोफेशनल उसको मॉनिटर करेगा. अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल अकाउंट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन. तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को भी चेक करना, दैट इज
another a major responsibility of audit. Now talking about use of public money. Public money is the money from tax and non-tax revenue and borrowed money. So again I'll repeat that public money is the money from tax and non-tax revenue and borrowed money. तो जो public money आ कहाँ से रही है? From direct and indirect taxes and non-tax revenue से public money आ रही है. This money has to be spent according to the laid down procedures, drawing and disbursing handbook. तो डेफिनेटली आपके लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, आपने पहले से स्टैंडर्ड्स एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि पब्लिक मनी को आप किस तरह स्पेंड करेंगे. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक मनी इज टू स्पेंड पब्लिक मनी इन अ मैनर एज वन वुड स्पेंड वंस ओन मनी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे घर के अंदर आप एक अपना बजट बनाते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं कि उसी बजट को फॉलो किया जाए, अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जाए, अपनी अर्निंग के मुताबिक रखा जाए एक्सपेंसेस को. सो सेम थिंग इज हियर दैट जब अपने पब्लिक मनी को स्पेंड करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, इट इज देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पब्लिक मनी को इसी तरह स्पेंड करना चाहिए जिस तरह आप उसको अपना पैसा समझ के स्पेंड कर रहे हैं. मीनिंग दैट कि फजूल खर्ची, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक फॉरेन टूर पे आप एक मिनिस्टर जाते हैं या एक प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके साथ अगर 50-60 लोग अननेसेसरी वो ट्रैवल करते हैं जिनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफिशियल, तो व्हाट वुड यू कॉल इट? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक मनी इज लाइक अमानत. अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इज आंसरेबल जब पब्लिक मनी को स्पेंड किया जाता है. तो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर मस्ट बी देयर और इसीलिए कहा गया कि उसको एक वेस्ट ना करें, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से स्पेंड करने की ज़रूरत है और फुल यूटिलाइज किया जाए. जो भी पब्लिक मनी स्पेंड की जाए तो जो पर्पसेस हैं कोशिश की जाए कि उनको हर सूरत में अचीव करने की कोशिश की जाए. Now talking about the definition of performance audit and value for money. While audit is like a post-mortem after the event or financial transaction has taken place, it verifies whether rules were adhered to. So we can call audit a post-mortem as well. कि जब एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है, एक इवेंट हो चुका है, तो उसके बाद उसको देखा जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको असेस किया जाता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया, कोई वायलेशन तो नहीं की गई, तमाम अप्रूवल्स जो रिक्वायर्ड थी वो ली गई या नहीं ली गई, जो आपकी बाउंड्रीज थी स्पेंडिंग की क्या आपने उसको वायलेट तो नहीं किया. मीनिंग कि अगर आप 100,000 रुपीज से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते थे तो कहीं आपने एक्सेस तो नहीं कर गया, आप 100,000 से ज़्यादा तो नहीं चले गए. So things like that. So it is really a kind of post-mortem. In performance audit, the whole working of the organization is analyzed. Again, a very important function of audit. Financial performance आप देखने के साथ साथ एक total performance आप देख रहे हैं organization की कि overall organization की performance जो है वो क्या है. Like for example, आपकी spending है, ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ एलोकेट कर रही है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है मुख्तलिफ अपने डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ सेक्शंस को. तो व्हाट इज द आउटपुट? क्या आउटपुट आ रहा है कि नहीं? तो डेफिनेटली अगेन दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट टू एग्जामिन एंड वेरीफाई दैट कि जो टारगेट्स सेट किए गए थे क्या वो टारगेट्स अचीव किए गए या नहीं किए गए, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए. So this is like very important point here that overall एक performance organization की देखी जा रही है. Performance audits are value for money audit and the use of resources by public sector organizations in relation to its achievement of goals. So here the basic focus is on the achievement of goals. क्या आपके long term plans क्या हैं, अब क्या अचीव करना चाहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन,
उसको इंश्योर करने के लिए ऑडिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. Now talking about the definition of performance audit and value for money, although performance audit can be very wide ranging, in broad terms, it can be applied to those activities involving a considerable level of resources. Definitely जब आप बात करते हैं audit की, तो इसको आप देखेंगे कि like for example, those activities in the organization that involve a considerable level of resources, जहाँ पे resource requirement काफ़ी ज़्यादा है. Then projects that are at risk of failing in their objectives, इसको भी audit किया जाता है. And then issues which are of concern to Parliament or the Public Accounts Committee. Again, ऐसे challenges, ऐसे issues जिससे पाकिस्तानी अवाम को फ़र्क पड़ता है, जिसमें डेफिनेटली जब पाकिस्तानी अवाम की आप बात करेंगे, आप स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑफ मेजर कंसर्न टू पार्लियामेंट और द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. द टर्म वैल्यू फॉर मनी रेफर्स टू द वे in which resources, human, financial, information or physical have been allocated and utilized by the organization. So this is really very important that we need to see that कि जो resources आपको allocate किए गए हैं different organizations को, departments को, उनको properly allocate किया गया कि नहीं. So दो points यहाँ पे हम focus करेंगे कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और जो उसकी यूटिलाइजेशन है कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कि लाइक फॉर एग्जांपल एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इन नीड ऑफ रिसोर्सेज. एंड व्हाई दे आर इन नीड ऑफ रिसोर्सेज? बिकॉज दे हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैक्सिमम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड. तो अगर यूटिलाइज नहीं किए गए रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया गया, मीनिंग दैट इज अगेन अ वायलेशन ऑफ लॉ. Okay, in our today's lecture, we have talked about budget, we have talked about different functions of government, we have talked about a role of audit, particularly how audit can help the organizations to improve their performance. So I hope that you have learned a lot from today's lecture. Inshallah, see you all in the next lecture. Thank you very much for your kind attention. Khuda Hafiz.